Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Muhammad Yusuf. We are going to start the physiology of circulation, and today's lecture will be an introduction to circulatory system. But before that, one hadith. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशाद है कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। ये मशहूर हदीस है, बहुत जगह कोट की जाती है। अल्फाज आज मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज सामने रखे हैं। मन रआ मिनकुम मुनकरन, तुम में से अगर कोई बुरी बात देखे, खिलाफ शरअ देखे, फलयुग़य्यिरहु, पस वो उसको बदल दे, बियदिही, अपने हाथ से। कि अगर आपकी ताकत है बुराई होते हुए देखें तो उसको रोक लेना है आपने, ये मोमिन का काम है। फ़इल्लम यस्तते, अगर इतनी ताकत नहीं रखता, फ़बिलिसान ही, फिर ज़बान से उसको रोके या रोकने की कम अज कम कोशिश करे। फ़इल्लम यस्तते, अगर इतनी भी ताकत नहीं रखता कि ज़बान से भी उसको कह सके, फ़बिक़ल्बिही, फिर अपने दिल से। क्या मतलब? फिर उसको दिल से उसको बुरा जाने, वहां से हट जाए या ऐसा शो कर दे कि ये बुरी बात है, ये अच्छी नहीं है। और वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का ज़ईफ़ तरीन दर्जा है। फिर अब हम अपने आप को, ईमान को कर लें, असेस कर लें कि किस लेवल पर है हमारा ईमान, कि हम बुराई को हाथ से रोकते हैं जहां रोकने के काबिल हों, या कम अज कम जुबान से रोकते हैं जहां हमारी ताकत लग सके। हम तो पता नहीं कितनी कितनी मुसलिहतों का शिकार होते हैं, चलें, और फिर हम दिल से बुरा जानते हैं, कहते हैं वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। वैसे तो हमें दावा होता है कि हम ईमान के बड़े दर्जे पर हैं, मेरे जैसा मुसलमान और है कोई नहीं, हर एक यही समझता है। लेकिन अगर इस हदीस के तराजू में उसको तोला जाए तो फिर फ़बिक़ल्बि ही, अगर इतना भी है कि दिल से बुरा जानने का है तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है, लेकिन ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। एग्जैक्ट तर्जमा देख लें कि तुम में से जो कोई बुरी या खिलाफ शरअ बात देखे तो उसको हाथ से बदल दे या रोक ले, और अगर इसकी ताकत ना रखता हो तो अपनी ज़बान से उसे बदलने या रोकने की कोशिश करे, और अगर इसकी भी ताकत ना रखता हो तो उसको दिल से बुरा जाने। और दिल से बुरा जानने वाला जो ईमान है वो फिर ईमान का अज़अफ़ुल ईमान, उससे नीचे ईमान नहीं है। पर दिल से भी बुरा ना जाने फिर तो ईमान खत्म हो गया। तो अल्लाह पाक हमें, अगर मजबूत ईमान हम दावा कर रहे हैं तो फिर उसके मुताबिक इस मयार पर पूरा भी उतरना चाहिए कि बुराई को जितना अपनी अटमोस्ट कोशिश हो उसको बुराई को रोका जाए। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। So we are going to talk about the circulatory system. The functions of circulatory system, very gross function we are going to see. That is, it is responsible circulation. Blood is circulating in the circulatory system. And this whole of the circulatory system and this circulation of blood is responsible for the transport of everything to all the cells, or transport of everything from all the cells wherever that is to be taken. So transport function, that is oxygen and nutrients to all the tissues, all the cells, hormones, nutrients, उसको भी आप उसी में शामिल कर लें। Requirement of all the cells have to be transported from the sources जहाँ पे भी हों। अगर डाइट में सोर्स है, GIT सोर्स है, लिवर सोर्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड सोर्स हैं, लंग सोर्स हैं, जहाँ से भी requirements of all the cells, all the tissues, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स का नाम लिखा हुआ है, हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द टिश्यूज, ऑल द सेल्स। एंड metabolites, the waste products produced during metabolism, living process, they have to be got rid of. All the cells, they get rid of their waste products into the blood, and blood will carry it so to the excretory sites, excretory organs or excretory systems. So waste products to the excretory organs. So transport of different nutrients and these and hormones, मैंने पहले नाम ले लिया है। Hormones produce anywhere, they have to be transported to all the cells where the hormones will function. So this was the transport function. Then this circulatory system has got very important regulatory functions.
सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, रेगुलेशन भी है। किसकी रेगुलेशन? मिसाल के तौर पर रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द डिफरेंट टिश्यूज, किसी टिश्यू में कितना ब्लड जाएगा और कितना, जब ज्यादा जाना है तो ज्यादा जाएगा, कम जाना है तो उसको कम कर, सो कंट्रोल ओवर, रेगुलेशन ओवर द रेट ऑफ ब्लड फ्लो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यूज, नीड्स ऑफ द टिश्यू, उसके मुताबिक ब्लड। दिस इज द प्रिंसिपल, कहीं आगे भी हम जिक्र करेंगे। Every tissue, blood flow to all the tissues is just enough for that tissue, just enough, ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि खुला ब्लड चलता रहे, जितना जरूरत हो ले लो, नो, जस्ट एनफ ब्लड सप्लाई प्रिंसिपल इज देयर। हाथ को अगर 50 ml ब्लड चाहिए तो 50 आएगा, 52 नहीं होगा। अगर 52 चाहिए तो फिर 52 हो जाएगा, कम नहीं रहेगा। So blood flow all the tissues is just enough, so that has to be regulated, just enough रखना है। जब ज्यादा चाहिए तो उसके just enough है, कम चाहिए तो उसको just enough रखना है। So rate of blood flow to all the tissues is regulated by the circulatory system itself। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन की बात कर रहा हूं। So rate of blood flow is according to the needs, then necessary pressure and cardiac output to fulfill this requirement। सिर्फ ब्लड फ्लो को नहीं जारी रखना, दैट प्रेशर नीडेड टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा टू द टिश्यूज, वो प्रेशर भी चाहिए, वो कार्डियक आउटपुट भी चाहिए। वो कार्डियक आउटपुट तो ब्लड फ्लो का हिस्सा हो गया, दैट प्रेशर इज आल्सो नीडेड। सो ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, इफ ब्लड इज देयर बट प्रेशर इज नॉट देयर, दैट इज नॉट, that will not fulfill the requirement of all the tissues, so that necessary pressure has to be controlled, so that pressure control through cardiac output regulation, heart regulation आगे हम पढ़ेंगे। so this regulatory function हम CVS का देख रहे हैं। then the CVS has got very important role in the regulation of the temperature of the body। temperature regulating system तो nervous system का काम है, लेकिन ऑपरेट सर्कुलेशन के जरिए से होता है। That is nerve, दो thermostat या हमारा टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज इन अवर हाइपोथैलेमस, नर्वस सिस्टम में है हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म। लेकिन वो ऑपरेट कैसे होता है? थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। मिसाल के तौर पर इफ दी हीट हैज टू बी गॉट रिड ऑफ, बॉडी से हीट निकालनी है तो ब्लड ऑन द सरफेस इज ब्रॉट, the system brings the more blood on the surface, vasodilatation and evaporation of the heat and then sweating etc, वो हम देखेंगे। so this circulatory system has got very important role in the regulation of the body temperature as well। so transport function as well as the regulatory function we are going to talk about। ये तो ग्रास हमने बात की है, very delicate regulations are also there, हम आगे बात करेंगे। So cardiovascular system, as you know, it comprises of a heart which pumps the blood into the vessels. It comprises of blood vessels which distribute the blood throughout the body, and it is circulating again and again। So cardiovascular system heart and blood vessel का system है। एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इसको ऑल सिस्टम वेसल्स के रेगुलेशन को, हार्ट की एक्टिविटी को या वेस्कुलर सर्कुलेशन को हैज टू बी रेगुलेटेड, वो रेगुलेशन को हम बात करेंगे। देयर इज ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इसको हम वेरी डिटेल में हम देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ समथिंग एल्स। इट इज द बेसिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द लोकल टिश्यूज themselves। For example, the blood flow in my hand, it is in resting condition, the blood flow is 50 ml. If I perform exercise with the muscles of the hand, it will need more blood. So that regulatory mechanism is here in the local. Nothing, no hormone is required, no nervous system is required. Local regulatory mechanism, auto regulation is there, and then the nervous system also is involved in the regulation, and hormones are also involved. So local auto regulatory mechanism, hormonal mechanism, nervous mechanism will control this circulatory mechanism। and above and all, there is the regulation of the renal body fluid system for the control of the circulation as a whole। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में हम देखेंगे। so this is arteries and blood vessels। arteries are the blood vessels which carry the blood from the heart to all the tissues।
those are known as arteries. They are high pressure vessels. Again, we are going to classify the blood vessel today. So there are arteries. Heart pumps the blood into the arteries, and then there are capillaries where this exchange will take place, and the blood is flowing in the arteries and in capillaries. The actual functions of the circulation takes place across the capillaries. Nutrition supply, transport into the blood or towards the tissue or supply, that is exchange in the capillaries, and the blood return back to the heart and through the veins. ये डायग्राम क्या दिखा रही है? Arteries, they are low compliance. उनकी total diameter, extensibility, distensibility इतनी ज्यादा नहीं है. They are high pressure vessels. Veins, they have got the large capacitance. उनकी capacity ज्यादा है. They can accommodate large volume of the blood. इसलिए इस तरह की diagram दिखाई हुई है. So they are the capacitance vessel. These are the low compliance vessels. They are the high compliance. They are the capacitance vessel. उसको हम देखते हैं. And then the pressure is there. Heart is pumping the blood at pressure in the arteries, and it is returning to the heart through the veins at low pressures. And in the arteries, the pressure ranges between 120 to 80 during systole. During contraction of the heart, blood pressure in the arteries is more, and during diastole of the heart, when heart is not pushing the blood, pressure falls to 80 millimeter of mercury. वो हम पहले we have discussed it in cardiac cycle जब हमने पढ़ा था. So circulatory system comprises of heart, which pumps the blood, arteries and arterioles, which carry the blood away from the heart. वो high pressure vessels हैं सारे, and then capillaries, which are responsible for the exchange of all the nutrients, all the oxygen, all the waste products, metabolites, etc. Exchange between the interstitial compartment and the vascular compartment takes place across the capillary membrane. And then the veins, which are responsible for, they return the blood, they carry the blood back to the heart. So these are the heart, arteries, capillaries, and veins. Now we are going to classify the blood vessels. Blood vessel तो देख लिया, these veins and capillaries and नाम ले लिया arteries. But according to their functions हमने classify किया हुआ है blood vessels को. There are some blood vessels, the sole function of which is the conduction. Blood को, they are big conduits. वो सिर्फ conduct करते हैं vessels को. Conducting vessels आप explain करने लगे हैं. Then there are vessels which are known as resistance vessels. They offer very high resistance to the flow of the blood. उनका importance क्या है आगे हम बात करेंगे. They are very important for the regulation of blood pressure. उसको हम आगे देखेंगे. So there are say for example aorta, उसका और क्या काम है? एक बड़ा सा vessel है जिसमें blood जा रहा है, conduct कर रहा है, उसका और कोई काम नहीं. But there are smaller vessels which offer resistance to the flow. They are known as resistant vessels. Then the exchange vessels, which are capillaries. पिछली diagram में भी देख के आए हैं. Exchange vessel, where the actual exchange between the interstitial compartment and the vascular compartment is taking place. Exchange vessel. So those are known as exchange vessels. All the capillaries are exchange vessels. Then the capacitance vessel, वो veins. They have got the capacity to hold large volume of the blood. They can hold, they can store. They are reservoir for the blood at the time. When extra blood is there, they will store it, and if blood is needed, they will supply more blood to the arterial side. They are known. So these are the 4 types of the vessel. इनको अलग अलग हम explain करते हैं. Conducting vessel पहले नंबर पर. Aorta for example. और बिगर वेसल, उसकी बड़ी ब्रांचेस जो हैं वो भी कंडक्टिंग वेसल्स हैं. एआर्टा कंसिस्ट ऑफ मोस्टली इलास्टिक फाइबर्स. उनमें मस्कुलर एलिमेंट थोड़ा होता है. हिस्टोलॉजी में आपने पढ़ा होगा. क्रॉस सेक्शन ऑफ वाल उसकी देखें, आटा के देखें, उसमें इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होता है. मस्कुलर एलिमेंट होता है, मसल्स आर देयर, बट दे आर कम है. दे आर इलास्टिक टिश्यू है. सो मोस्टली इलास्टिक फाइबर्स हैं उसमें. देन दे आर बिग आर्टरीज. उनमें मसल ऐड होते जाते हैं, इलास्टिक टिश्यू कम हो जाता है. ग्रेजुअली मसल इंक्रीज इन द बिगर आर्टरीज, एंड मीडियम साइज आर्टरी और मसल बढ़ जाएगा, एंड द स्मॉलर आर्टरीज वो ज्यादा मस्कुलर हो जाती हैं. ये सारे कंडक्टिंग वेसल्स हैं. स्मॉलर आर्टरीज जब आगे डिवाइड करेंगे
ऑल कंडक्ट, ये सारे जो ऊपर हमने लिस्ट किए हैं, दे ऑल कंडक्ट एट हाई प्रेशर। ये आर्टीरियल साइड इज हाई प्रेशर साइड। अभी रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं किया। रेजिस्टेंस, ये बड़े बड़े वेसल हैं, खास रेजिस्टेंस होता है आर्टरी में, बड़े बड़े वेसल है, इनका खास रेजिस्टेंस नहीं है, जिस तरह वेन का भी खास रेजिस्टेंस नहीं होता, बड़े बड़े बिग वेसल्स होते हैं। रेजिस्टेंट वेसल आगे हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं, अगला जो सेक्शन है उसमें आप अगली स्लाइड में देखेंगे। ऑल दीज वेसल्स आर कंडक्टिंग वेसल, दे ओनली कंडक्ट द ब्लड, इनका काम इतना ही है। ऑल कंडक्ट द ब्लड एट हाई प्रेशर, इनमें प्रेशर ज्यादा है, जो प्रेशर क्रिएटेड बाय द पंपिंग फोर्स ऑफ द हार्ट, जो हमने कार्डियक साइकिल में डिस्कस किया हुआ है, दैट 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, तो दीज आर हाई प्रेशर, इन सब में ये हाई प्रेशर होता है। ब्लड फ्लोज एट हाई वेलोसिटी एज वेल, वेलोसिटी को भी आप देख लें, they are not capacitant vessel, they cannot dilate excessively like veins। vein तो thin walls हैं, वो इतना dilate हो सकती हैं। arteries are thick walls, वो इलास्टिक हैं, फैल सकती हैं लेकिन ज्यादा नहीं फैल सकती। तो ब्लड फ्लो इट इज एट हाई वेलोसिटी, क्योंकि तंग वेसल है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा, वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। हम आखिर में देखेंगे तो वेन्स में प्रेशर भी कम होता है, वेलोसिटी भी कम होती है। नाउ दी सेकंड टाइप ऑफ वेसल, जिसको हमने रेजिस्टेंट वेसल का नाम लिया था, स्मॉलर आर्टरीज तक हम आए थे पिछली स्लाइड में। These arteries will branch into smaller और आर्टरी, जिनको हम बोलते हैं arterioles। ये स्मॉलर आर्टरी फिर फर्दर डिवाइड होंगे इनटू arterioles। दे आर मोस्टली muscular vessels excessively supplied by the sympathetic nervous system। ये एक और नई बात ऐड होगी, पहले तो हम सिर्फ मसल ऐड कर रहे थे, उनमें भी सिंपैथेटिक सप्लाई किसी हद तक है, बिगर आर्टरीज में भी सिंपैथेटिक सप्लाई है, बट सिंपैथेटिक सप्लाई, दीज वेसल्स आर्टरियोल्स आर वेरी रिचली सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उनमें मसल भी बहुत ज्यादा है, दे आर वेरी मस्कुलर, दे आर मस्कुलर वेसल एंड दे आर सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम। दे आर रिस्पांसिबल टू ऑफर रेजिस्टेंस, व्हेन रेजिस्टेंस हैज टू बी इंक्रीज्ड दे कंस्ट्रिक्ट, देयर डायमीटर इज रिड्यूस्ड, सिंपैथेटिक एक्शन causes the vasoconstriction and resistance in the vessel, total diameter जब कम हो जाएगा, resistance to the blood flow is reduced, increase जब इनका कम हो जाएगा, when they dilate बड़ा diameter होगा, resistance, so sympathetic system के अंदर they can constrict or withdrawal of the sympathetic system will cause the dilatation, so resistance can be tremendously increased or decreased by these arterioles constriction and dilatation, that's why they are known as resistant vessels। तो metaarterioles उनमें भी muscles मौजूद हैं, they are also part of the resistant vessel। and pre-capillary sphincter तक मेटाट्रियोल से जब कैपिलरीज उनसे शुरू होंगी, आखिरी मसल जो रह जाएगा कैपिलरी के शुरू में, दैट मसल, वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप कह लें, दैट इज अ स्फिंक्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द कैपिलरी, वो भी बस यहां तक रेजिस्टेंस वेसल है। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर को भी शामिल कर लो उसमें। असली बात ये आर्टरियोल या मेट आर्टरियोल जो है रेजिस्टेंट है, यहां से तो कैपिलरी शुरू हो जाएगी, एक्सचेंज वेसल शुरू हो जाएगा, लेकिन मसल इसमें भी मौजूद है। दिस प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कैन कंस्ट्रिक्ट can close, can obliterate the capillaries or it can open। इसको हम आगे देखेंगे, वेदो मोशन इसको कहते हैं। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर बंद भी हो सकता है, खुल भी सकता है, कैपिलरी को बंद भी कर सकता है, खोल भी सकता है। तो ये रेजिस्टेंट वेसल है। तो दे कंट्रोल, इनका काम क्या है? एक तो कंट्रोल ऑफ द रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज वेरी पावरफुल कंट्रीब्यूटर टू द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दो बड़ी चीजों पर डिपेंड करता है, वन इज कार्डियक आउटपुट, सेकंड इज दिस रेजिस्टेंस। ये दोनों जितने ज्यादा होंगे ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा होगा, ये दोनों में से कोई या दोनों कम होंगे ब्लड प्रेशर भी कम होगा। सो रेजिस्टेंस भी काम है और प्लस दे आर रिस्पांसिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द ब्लड फ्लो। व्हाट इज मेंट बाय दिस? इफ दे कंस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो विल बी रिड्यूस्ड, इफ दे डायलेट ब्लड फ्लो विल बी इंक्रीज्ड। सो दे इंक्रीज, दे कंट्रोल द रेजिस्टेंस, that mean blood pressure, and they control the blood flow as well। total volume कितना जाना है? मेरे हाथ में ब्लड ज्यादा आना है तो कैसे ज्यादा आना है? These arterioles and metaarterioles and capillaries will dilate, उनमें ज्यादा ब्लड आएगा। तो they control the blood flow and they control the peripheral resistance, जो मैंने पहले बयान कर दिया, which is the very important component of the determinants of the blood pressure।
दे कंट्रोल द ब्लड प्रेशर रेजिस्टेंस एंड ये सारे दे आर इंटर रिलेटेड. ब्लड फ्लो भी कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड, कंडक्टिंग वेसल एंड रेजिस्टेंट वेसल. अब आ जाएं एक्सचेंज वेसल. ये कहाँ एंड होंगे? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर से आगे क्या है? वो कैपिलरीज है. उनमें ना मसल है ना इलास्टिक टिश्यू है, सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन है और एंडोथेलियल सेल्स है. उनमें कोई मसल वसल नहीं है. सो द एक्सचेंज वेसल वेरी थिन वॉल्ड, सिंगल लेयर, सिंगल सेल्ड वॉल है. एंड द कैपिलरीज ओनली एंडोथेलियल लेयर्स एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन है. देयर आर पोर्स प्रेजेंट इन द कैपिलरीज. देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ substances across the capillary membrane. So exchange of material takes place across the capillary membrane. That's why they are known as the exchange vessels. Fluid is exchanged, nutrients are exchanged, gases are exchanged, hormones are exchanged, electrolytes are changed, anything between the interstitial fluid and the vascular compartment. वो capillaries के जरिए से होता है. So exchange across the capillary membrane, that's why they are known as exchange vessels. Actually काम यहाँ पे हो रहा है circulation का. Waste products they will enter from the through the capillaries into the blood. आखिरी वेसल कौन से रह गए हैं? कैपेसिटेंस वेसल. Capacitance vessel वो veins हैं. They have got the capacity, they have got the distensibility, they can distend, they can accommodate large volume of the blood. Veins and venules thin walled as compared to the arterial system. इनकी wall thin है, so they are low pressure. इनमें vessel इनमें pressure बहुत कम होता है. हम देखेंगे कितना pressure होता है. And they are conduit for the transport of the blood. Conduction है, but very important. Conduction तो arteries का भी काम था. ये conduct कर रहे हैं at very low pressure, उनमें high pressure था. यहाँ पे conduction होगी blood की towards the heart at low pressure, conduit for the transport of blood, but this is very important. ये जो मैंने अभी खोल दिया bullet, they can store extra volume of the blood. They are the storehouse of the blood. 64% of our blood is in the veins. हमारी बॉडी का टोटल ब्लड में 64% वेन में पड़ा होता है. So they store extra volume of the blood and the controllable reservoir. क्या मतलब है? When extra blood is available, they will store it, and when blood is needed, they will supply it. It is reservoir, storehouse है. So controllable reservoir vessels हैं. So these are known as the capacitant vessel. ये चार किस्म की कैटेगरीज हैं ब्लड वेसल्स. Now the circulation, इसी सारे vessel, they are major division circulation की दो है. There are two major subdivisions. One is systemic circulation, which starts from the left ventricle, aorta, its branches, and then the capillaries and the whole of the body. All the body is supplied by this aortic blood supply, and the blood returns through the vein to the right atrium. This is the greater circulation, or it is known as systemic circulation, and supplies blood to all parts of the body. aorta से जो आ रहे हैं उसकी branches आ रही हैं. Also called the greater circulation or peripheral circulation. दोनों बातें इसके लफ्ज़ हैं. And then the second division is pulmonary circulation, जो lungs वाला है, which starts from the right ventricle. Right ventricle pumps the blood into the pulmonary trunk, उसकी branches, and दोनों lungs में जाएंगी कि उसकी capillaries, and blood is brought back to the again to the first pump, the left sided pump, that is left atrium को. So pulmonary circulation in the lungs for the oxygenation of the blood. ये किस लिए? Oxygenation of the blood and to get rid of carbon dioxide and elimination of carbon dioxide. So ये दो बड़े डिवीजन है. इनको हम आगे भी हम इसकी देखेंगे क्या फर्क है. पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन के फर्क देख लें. सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों को कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर ले, दो कॉलम में देख ले. सिस्टेमिक सर्किट इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से शुरू होता है, एआर्टा से शुरू होता है, एंड वो राइट साइड से शुरू होता है, लेफ्ट एट्रियम से शुरू होता है, पल्मोनरी ट्रंक से शुरू होता है. एंड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द टू वाया आर्टरीज टू ऑल, इट सप्लाई द ब्लड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और वो पल्मोनरी जो है दैट पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स. लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है. एंड द this systemic circulation का जो blood है, it returns back to the right atrium, returns deoxygenated blood to the right side of the heart. right atrium को आता है via veins. वो जो सारी veins है superior and inferior vena cava पे जाके सारी मिलती हैं, and blood those two vena cava they empty into the right atrium में जाके. So this is the, and वो कहाँ पे होता है?
लंग्स का ब्लड जब ऑक्सीजनेट होके आता है, इट कम्स थ्रू दी पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम, रिटर्न द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट हार्ट वाया द पल्मोनरी वेन्स, एंड द सिस्टेमिक वेसल्स आर हाई रेजिस्टेंट सर्किट, उनमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा है और उनमें पल्मोनरी फील्ड में रेजिस्टेंस कम होता है, और इधर रेजिस्टेंस भी ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा है, सिस्टेमिक वेसल में प्रेशर भी ज्यादा होता है और उसमें प्रेशर भी कम होता है। हमने देखा है राइट साइडेड प्रेशर तो सिस्टोलिक प्रेशर तो 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, हमने कितना 16-18 कहा था हमने कार्डिक साइकिल जब डिस्कस कर रहे थे। तो वो लो प्रेशर साइड है पल्मोनरी साइड, एंड द सिस्टेमिक साइड इज हाई प्रेशर साइड, हाई रेजिस्टेंस एज वेल एज हाई प्रेशर साइड। ये जो पल्मोनरी साइड है लो रेजिस्टेंस लो साइड, और उनके आंसर दिस इज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन डिफरेंट पार्ट्स। ये हार्ट है, ये जो लेफ्ट साइड है रेड वाला जो दिखा रहा है, दिस इज द एआर्टिक ग्रेटर सर्कुलेशन। ये जो ग्रेटर एआर्टा उसकी ब्रांचेस सारी बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं, एंड ब्लड इज रिटर्निंग बैक टू द राइट एट्रियम। दिस इज द ग्रेटर सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, प्रेफरल सर्कुलेशन। और राइट साइड का जो पंप किया जा रहा है ब्लड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, वो ये आप डायग्राम है, पल्मोनरी ट्रंक जो लंग्स में जा रहा है, लंग्स में से ऑक्सीजनेट होके ब्लड इट रिटर्न टू द ग्रेटर सर्कुलेशन अगेन। ये है अब इसकी वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द। नाउ सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, इस ग्रेटर सर्कुलेशन में टोटल 84% ऑफ द ब्लड, मेरा आज 5 लीटर ब्लड है, 6 लीटर ब्लड है, 5 लीटर ब्लड में से 84% इस साइड में, इसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पड़ा हुआ है उसके। और हार्ट और लंग में, हार्ट के अंदर भी ब्लड है और लंग्स के अंदर भी ब्लड है पल्मोनरी में, वो 16%। देखें 84 और 16 ये 100% हो गया पल्मोनरी फील्ड में, और हार्ट का मिलाकर टोटल ब्लड जो है 16% है, ग्रेटर सर्कुलेशन में 84% है। अब फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वेन्स में, जो मैं पहले बोला 64% ऑफ आवर ब्लड इज इन आवर सिस्टेमिक वेन्स, उस 84 में से 64% इज इन द वेन्स, और ये 64% इज इन द वेन्स जो लिखा हुआ है। एंड आर्टरीज में कितना है? ओनली 13%। आर्टरीज ये वाली साइड जो है, आर्टरीज में सिर्फ 13%, ये लिखा हुआ है 13% एरो मैंने बनाया हुआ है। एंड दी कैपिलरीज में, आर्टरियोल्स एंड कैपिलरीज में, ये वाली कैपिलरीज में, आर्टरियोल्स और कैपिलरीज में कितना है? 7%। ये कितना हो गया? 7, ये 20 हो गया, एंड 64 84 हो गया। और बाकी 16% जो लंग्स और हार्ट में है, ये आर्टरियोल 7% हो गया। लंग्स, हार्ट में 7% है, हार्ट के अंदर जो ब्लड हुई है, इनके चैम्बर में जो ब्लड पड़ा हुआ है, दैट कंप्राइजेज अबाउट 7% ऑफ द टोटल ब्लड। ये हार्ट में 7% ऑफ द ब्लड है। और ये जो पल्मोनरी वेसल्स में बाकी 16 में से 9 ही रह गए, दैट 9% इज इन दी दैट लंग्स। ऐसे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड। इट कैन बी एडजस्टेबल है। हम देखेंगे वेन्स में जो 64% ऑफ द ब्लड हमने रखा हुआ है, जब किसी का ब्लीड कर जाए तो ये 64% नहीं रहता, इट इज सप्लाई टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन एज वेल। ये रेस्टिंग कंडीशन में, नॉर्मल हालात में ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सर्कुलेशन ऐसे। ये पाई डायग्राम दिखा रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड। दिस ब्लू एरिया होल, ये क्या है? सिस्टेमिक वेन्स, वीनस सिस्टम है। ये ब्लू, ये भी ब्लू, ये सारा वेन्स। 64% ऑफ द ब्लड इज इन द वेन्स। और उसमें पल्मोनरी आर्टरीज में 3%, एंड पल्मोनरी कैपिलरीज में 2%, एंड पल्मोनरी वेन्स में 4%, वो जो हमने 16, एंड हार्ट में 7%, ये 16% बन गया। और एआर्टा में 2%, इलास्टिक आर्टरी में, ये ज्यादा फर्दर डिवाइड करके दिखाया हुआ है हमने कि एआर्टा में कितना है। सो 13% ब्लड इसमें है, और सिस्टेमिक कैपिलरीज में 7% ऑफ द ब्लड। हम पिछली डायग्राम में देख के आगे, ये पाई डायग्राम मोर देन 64 पर। ये याद रखने की बात है। हम कल का क्या मतलब है कि हम तीसरा चौथा लेक्चर जब हम डिस्कस करेंगे ना, वास्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी जब डिस्कस करेंगे, उसमें हम इसकी अहमियत देखेंगे। दिस 64% ऑफ द ब्लड इज इन द वेन्स, इसकी अहमियत को हम डिस्कस करेंगे वास्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी में।
ये फिर वही सर्कुलेशन की आपको समझाने के लिए हमने ये डिस्कस किया हुआ है. दिस इज द ग्रेटर सर्कुलेशन. ये हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल इज पंपिंग द ब्लड इनटू द aorta and the branches and the blood is distributed to all the part of the body, return back to the right ventricle, right atrium and right ventricle pump the blood into the lungs. ये दोनों फील्ड दिखाए हुए हैं. ये जरा दिखाने के लिए कि कैपिलरीज दे are composed of only endothelial cells, exchange vessels हैं. और जो muscular vessels हैं, जो arteriole, meta-arteriole हैं, they are thick walled, उनकी thick wall होती है. and ये arteriole में भी blood vessel muscle, smooth muscle मौजूद है. capillaries में smooth muscle नहीं है. और veins की भी thin walled होती हैं. veins जो हैं वो भी thin walled होती हैं. these are thin walled, arteries are thick walled. ये सिर्फ ये दिखाने के लिए, वो दिखाने. ये पहले मैंने आपको डायग्राम शायद हार्ट के सर्कुलेशन के शुरू में सीवीएस जब हमने शुरू किया था, हार्ट शुरू किया था, ये डायग्राम दिखाई. दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू पंप कनेक्टेड इन सीरीज. ये डायग्राम दिखाई थी. राइट एट्रियम pumps the blood into right ventricle and to the pulmonary lung field में, फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है. लेफ्ट एट्रियम दी पंप दी ब्लड इनटू दी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सारी बॉडी में से गुजरकर फिर दूसरे पंप में आ जाता है. टू पंप्स कनेक्टेड इन सीरीज. एक पंप लगा हुआ है, एक सर्कुलेशन है, आगे दूसरा पंप है, फिर सर्कुलेशन वापस इधर आ जाता है. तो टू पंप्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. इसको समझाने के लिए ये दो आखिरी दो स्लाइड इंपॉर्टेंट स्लाइड रह गई है. क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लड वेसल. इसको जरा गौर से आपको गौर करना पड़ेगा. ये एआर्टा है फर्ज करें, उसका हम क्रॉस सेक्शन काटे. सर्कुलेशन, ग्रेटर सर्कुलेशन स्टार्ट फ्रॉम द एआर्टा, एआर्टा से शुरू हो. उसका क्रॉस सेक्शन काटे हैं. फर्ज करें इतनी बड़ी एआर्टा है, उसका क्रॉस सेक्शन ये है. इसको डिवाइड करते हैं दो वेसल में, तीन वेसल में. छोटे वेसल्स होंगे, लेकिन उन तीन वेसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी मोर देन दिस एआर्टा. एआर्टा का अपना डायमीटर जितना भी है, आगे हम देखेंगे कितना डायमीटर है, उसका क्रॉस सेक्शन एक वेसल है. उसकी अगर 3, 4, 5 ब्रांचेस बनती हैं तो उनका वेसल अपना डायमीटर तो थोड़ा है, लेकिन उन 5 वेसल को सबको जमा करें, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो जाएगा एआर्टा. क्या मतलब है? एआर्टा में जितने प्रेशर से या जितनी वेलोसिटी से पे ब्लड जा रहा होगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मच greater surface area. So there will be fall in the pressure and fall in the velocity of the blood vessel. इसको elaborate करने के लिए ये slide लगाई है. That is cross sectional area. Aorta का diameter is, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें, मेजर करें एरिया, इट इज 2.5 सेंटीमीटर एरिया. और इसमें वेलोसिटी ऑफ ब्लड इज, ये वेलोसिटी ऑफ ब्लड है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड इज 33 सेंटीमीटर पर सेकंड. अब इसको आगे और ब्रांचेस में डिवाइड करें. स्मॉलर आर्टरीज, सो इसकी जो ब्रांचेस हैं, स्मॉलर आर्टरी तक आखिर जितनी भी हैं, 10 हैं, 50 हैं, जितनी भी हैं, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें, दैट इज 20. उसके कितना 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. 20 जब हो गया, इतने एरिया से इतना एरिया हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लड विल बी रिड्यूस्ड. एक पाइप में पानी आ रहा है, आगे 2 पाइप आपने लगा दिए, चाहे उनका डायमीटर उससे कम है, लेकिन टोटल डायमीटर तो ओरिजिनल 1 इंच के पाइप से ज्यादा हो जाएगा. उनमें वेलोसिटी ऑफ ब्लड भी कम हो जाएगा, वाटर भी कम हो जाएगा और प्रेशर भी कम हो जाएगा. सो व्हेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेस इन द ब्रांचेस ऑफ द एआर्टा, देन द वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड, वेलोसिटी विल बी रिड्यूस्ड. और उससे अगली ब्रांचेस आर्टेरियोल्स, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बिकम्स डबल देन दिस, 40 क्यूबिक सेंटीमीटर. वेलोसिटी विल बी फर्दर रिड्यूस्ड. उनकी वेलोसिटी को हम मेंशन नहीं कर रहे. इंपॉर्टेंट इज कैपिलरी में, जहां पे एक्सचेंज होना है. कैपिलरीज में आ जाएं, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके मुकाबले में इट इज 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्या मतलब है? इससे 1000 गुना ज्यादा है. दिस इज 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 25. 1000 गुना ज्यादा इसका डायमीटर है कैपिलरीज में. एआर्टा से जो ब्लड शुरू हुआ था, इतने बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वेलोसिटी विल बी रिड्यूस. और वेलोसिटी इज आल्सो 1000 टाइम लेस. 1000 उसको डिवाइड करने, दैट विल बी 0.33. इसको डिवाइड करने, इट विल बी 0.33. क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 टाइम बढ़ गया, तो वेलोसिटी 1000 टाइम इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड.
सो जितना उसमें प्रेशर भी गिरता जाता है और वेलोसिटी भी गिरती जाती है एज वी आर मूविंग फ्रॉम द एआर्टा टू द पेरिफेरल सर्कुलेशन। वेन्यूल्स में आप वापस जा रहे हैं, ब्लड कैपिलरी से गुजर कर वेन्यूल्स का टोटल डायमीटर 250 के करीब है, उनका वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वही ब्लड आगे ज्यादा कम एरिया इतना ज्यादा था, अब कम हो गया ना, 10 गुना कम हो गया, एक जीरो हटा दिया, 10 गुना कम हो गया, वेलोसिटी 10 गुना बढ़ गया। देखें ना, पॉइंट इधर लग गया, 10 गुना वेलोसिटी भी बढ़ गई है। आगे जाएं स्मॉलर वेन्स में डायमीटर और कम हो गया, वेलोसिटी हैज इंक्रीज, और वेना केवा में डायमीटर और बढ़ गया, वेलोसिटी और कम हो गया। इस वेलोसिटी इज नॉट मैटर, वो फिर स्लो वेलोसिटी पे ब्लड इज रिटर्निंग बैक। इस स्लाइड को दोबारा देख ले, एआर्टा से ब्लड शुरू है जहां पे वेलोसिटी 33 सेंटीमीटर है और कैपिलरीज में वेलोसिटी सिर्फ 0.3 मिलीमीटर पर सेकंड रह जाती है, और वेन्स में वेन्यूल्स में कम हो जाती है, और कम होते होते जब इट इज रिटर्न टू दी वेना केवा वो वेलोसिटी बहुत कम होती है। वेलोसिटी डजंट मैटर, जब कितनी वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, टोटल वॉल्यूम मैटर। वॉल्यूम तो सारे के सारा कम, होल ऑफ द सारे सर्कुलेशन में वही 5 लीटर ऑफ ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, वॉल्यूम तो वही है। So the velocity is reducing, pressure is reducing. ये क्रॉस है। So velocity of blood, ये जो मैं बयान करके आ गया हूं लिखा हुआ देख लें, that is velocity of blood is inversely proportional to the cross sectional area of the vascular segment. जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शन का ये मतलब है, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी सेगमेंट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन का होगा उतनी वेलोसिटी उसकी कम होगी, और अपोजिट जितना कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। सो वेलोसिटी ऑफ ब्लड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, दैट इज वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड एवरेज लेंथ ऑफ द कैपिलरी, अब आ जाएं इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। लेंथ ऑफ द कैपिलरी देखें 0.3 to 1 मिलीमीटर, सबसे लंबी कैपिलरी अगर होगी तो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, उससे भी कम 0.3 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर बड़ी होगी, क्वार्टर ऑफ 3/4 ऑफ मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर, अगर 1 भी करें। अब इसमें ब्लड कितनी देर रहेगा, इस 1 मिलीमीटर में वेलोसिटी ऑफ ब्लड इज 0.3 कैपिलरी में हम पिछली स्लाइड में देख के आए ना, इट इज 0.3 मिलीमीटर पर सेकंड। तो 0.3 थी उसकी लेंथ है, इसका मतलब है 1 सेकंड मिलेगा ब्लड को कैपिलरीज में गुजरने के लिए। उसका लेंथ इतनी है, उसकी वेलोसिटी इतनी है, 1 ही सेकंड मिलेगा उसमें से ब्लड गुजरेगा। उस 1 सेकंड में सारा काम होना है, एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग जो भी होनी है कैपिलरी के अक्रॉस, उस 1 सेकंड में होना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दैट इज वेलोसिटी ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज इज 0.3, पिछली डायग्राम पे देखे आएंगे 0.3 हमने बोला था। सो द ब्लड रिमेन्स इन कैपिलरीज ओनली फॉर 1 सेकंड और 2 सेकंड और 3 सेकंड। अगर कैपिलरी लंबी है तो ज्यादा टाइम मिल गया। सो इट इज 1 to 3 सेकंड के अंदर सारी एक्सचेंज होनी है। So this is all the exchange has to take place within this very short period of time. This is 1 second or 2 second के जो ब्लड को मिलता है कैपिलरीज में गुजरने के लिए, उस दौरान एक्सचेंज सारी से ऑक्सीजन भी सप्लाई करनी है, हार्मोन भी, न्यूट्रिशन भी और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी इसी 1 सेकंड में 2 सेकंड में लेनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कहें ना फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह ने कितना खूबसूरत निजाम बनाया हुआ है कि जैसे 1 सेकंड में ये सारा काम हो रहा है। जो एक्चुअल काम सारे सर्कुलेशन का कैपिलरीज में होना है और उसके लिए 1 सेकंड मिला हुआ है। नाउ ये आखिरी डायग्राम है, इसको ये ब्लड प्रेशर जरा देख ले। जैसे हमने कहा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यूं बढ़ता जाता है ब्लड प्रेशर गिरता जाता है। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर एआर्टा में है, हम आपको पता है, हमने पहले हार्ट में पढ़ा हुआ है 120/80, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ग्रेजुअली रिड्यूसेस अलोंग द वास्कुलर सिस्टम, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाता है। आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज पर जब ये ब्लड पहुंचता है, जहां पे हमने जंप कर दिया, सारे वेसल को छोड़ के वहां पहुंच गए जहां पे इसकी जरूरत है इस प्रेशर की, कैपिलरीज के एंड पर तक पहुंचता है क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसपे, वहां पे प्रेशर इज ओनली 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक को भूल जाएं, ये मीन आर्टेरियल प्रेशर याद कर लें। इसका मीन आर्टेरियल प्रेशर इज 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एआर्टा में, और ये मीन आर्टेरियल प्रेशर कैपिलरीज जहां से एक्सचेंज शुरू होनी है, जहां से काम शुरू होना है, वहां पे प्रेशर सिर्फ 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रह गया।
और जब कैपिलरी से गुजर कर वेन्स में जाएगा, प्रेशर इज ओनली 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जहां से वेन्स शुरू हो रही है वहां इज प्रेशर सिर्फ 10 मिलीमीटर रह गया। नाउ वेन से अगले वेसल में जाएगा तो मीन कैपिलरी प्रेशर, ये खास प्रेशर है, 35 से शुरू हो रहा है कैपिलरीज में और 10 पे एंड हो रहा है। तो कैपिलरीज के पर जो मीन कैपिलरी प्रेशर जो है वो ये मिलता है, 35 से शुरू हो रहा है, 10 पे खत्म हो रहा है। कैपिलरी में मीन प्रेशर कितना रहता है? 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी विल डिटरमिन द एक्सचेंज ऑफ, ये प्रेशर है जो एक्सचेंज को कंट्रोल कर रहा है। तो राइट एट्रियम में प्रेशर कितना होता है? ये प्रेशर 10 मिलीमीटर से वेन जब शुरू करती हैं, प्रेशर गिरते गिरते राइट एट्रियम में कितना प्रेशर होता है? ओनली 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसको हम कहते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर। सारी वेन्स एम्प्टी कर रही हैं, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेनी केवी जो है दे आर एम्प्टीइंग इनटू 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर, उसमें गिर रही हैं। दिस इज सेंट्रल वीनस प्रेशर। और पल्मोनरी आर्टरी में मीन आर्टरियल प्रेशर इस तरह का 16 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और उन कैपिलरीज में 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। और लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इज 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। लेफ्ट साइड पल्मोनरी फील्ड के प्रेशर ऐसे है। आखिरी डायग्राम ये देख लें, ये क्या दिखा रहे हैं कि सिस्टेमिक कैपिलरीज में प्रेशर 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और पल्मोनरी कैपिलरी में मीन कैपिलरी प्रेशर इज 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और ये आखिरी डायग्राम ये देख लें, ये वो दिखा रही है जो हमने प्रेशर और वेलोसिटी की बात कर रही थी, प्रेशर की बात, दैट इज प्रेशर इन ब्लड वेसल। एआर्टा में दिस इज एआर्टा का सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक कितना फ्लक्चुएटिंग प्रेशर, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। लार्जर आर्टरी में भी फ्लक्चुएशन, स्मॉलर आर्टरीज में भी फ्लक्चुएशन, आर्ट्रियोल में भी किसी हद तक फ्लक्चुएशन। अब जो आगे जाते हैं फ्लक्चुएशन कम हो गए। कैपिलरीज में प्रेशर हैज फॉलन टू 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और वेन्यूल में शुरू में 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। पिछली स्लाइड में हम देख के आ गए हैं। देन फिर इन वेन्स में वेरी लो प्रेशर है और जब सेंट्रल वीनस प्रेशर 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और पल्मोनरी साइड प्रेशर भी इसी तरह है। That's how the pressure falls in the blood vessels. So this is the basic। हमने सर्कुलेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए थोड़ी सी बात फिजिकल प्रिंसिपल की हम अभी और भी बात करेंगे। So that is next time on physical principle of the circulation बात करेंगे। ये प्रेशर और रेजिस्टेंस का आपस में रिलेशन क्या है, जो मैंने कहा they are interrelated। So next time we will talk about the physical principle of circulation and hope to see you next time। तो वही जो मैं कहा करता हूँ, प्लीज इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पहुंचाएं। आपका भी सदका जारिया, मेरा भी सदका जारिया। थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।